नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी दर्शकों को संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और बधाइयों के साथ-साथ सिर्फ यही अपेक्षा कि हमारे संविधान को हम कैसे बचाएँ, उसकी आत्मा को हम कैसे जिएँ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी के बारे में, उस चिट्ठी के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखाऊँगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आज संविधान दिवस के खास मौके पर उन्होंने देशवासियों को ये चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के ज़रिए उन्होंने संविधान के प्रति श्रद्धा को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। और उन्होंने कहा अपने पत्र में, उन्होंने राजनीतिक सफ़र को लेकर कहा कि ये हमारे संविधान की ताकत है, जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को, एक साधारण आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार से आता हूँ, उसको 24 साल से ज़्यादा समय तक लगातार सरकार का मुखिया बना दिया। मुझे आज भी 2014 के वो पल याद है जब मैं पहली बार संसद आया था और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर की सीढ़ियों को छूकर सिर झुकाया था। इस बात को उन्होंने लिखा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि फिर 2019 में चुनाव के नतीजे के बाद जब मैं संविधान सदन के सेंट्रल हॉल गया, तो मैंने सिर झुकाया और सम्मान के तौर पर संविधान को अपने माथे पर लगाया। इस संविधान ने मुझ जैसे कई और लोगों को सपने देखने और उसके लिए काम करने की ताकत दी है। संविधान सभा के सदस्यों को उन्होंने श्रद्धांजलि दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब अम्बेडकर। फिर उन्होंने हमारे कर्तव्यों की अहमियत की बात की। उन्होंने कहा कि इस साल के संविधान दिवस पर जोर देते हुए खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है, वंदे मातरम की 150वीं जयंती है, श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत की सालगिरह है। तो ये सारी बातें उन्होंने कही और उन्होंने ऐसी ऐसी जो जितने भी पर्सनालिटीज हैं उनका क्या रोल रहा है, उसके बारे में उन्होंने बात किया। फिर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 100 साल पूरे हो चुके हैं और हमें विकसित भारत हम संविधान के ज़रिए ही बना सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मानवीय गरिमा की बात की, मजबूत भारत को में अहम योगदान संविधान का है, उसका ज़िक्र किया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो हमारे 18 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको सेलिब्रेट करना चाहिए और स्कूल्स और कॉलेजेस में खासकर उनको ये बताना चाहिए कि अब उनके देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। और राइट टू वोट की उन्होंने बात किया कि आपका जो मतदान का अधिकार है, वो हमें संविधान ही देता है और फर्स्ट टाइम वोटर्स को इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए स्कूल्स और कॉलेजेस में। ये मोटा-मोटा सार मैंने आपको बताया है। अब लोग यही कहेंगे कि मोदी जी दिखाने के लिए कैमरे पर और नाम करने के लिए कि संविधान दिवस उन्होंने बना दिया। उन्होंने 75वीं सालगिरह मनाई और आज़ादी की, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कही, लेकिन कितना जी पाते हैं वो संविधान को। कई लोग उनको संविधान का गला घोटने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं, कई लोग ये कहते हैं उन्होंने संविधान की हत्या की। कुछ लोग उनको, जो बीजेपी के इकोसिस्टम के जो लोग हैं, वो ये कहेंगे कि वो संविधान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। आखिर संविधान दिवस जो उन्होंने पूरे देश को दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, आज 2 पहलुओं पर हम बात करेंगे, क्योंकि वोट चोरी, इस समय वोट का अधिकार क्या सबसे बड़ा चर्चा हो रही है। एसआईआर किस तरीके से, असंवैधानिक तरीके से एसआईआर को कराया जा रहा है कि बीएलओज मरते जा रहे हैं। फतेहपुर से ही एक खबर आई है, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ। फतेहपुर का एक बीएलओ 1 हफ्ते की छुट्टी मांग रहा था, उसको छुट्टी नहीं मिली और नहीं मिली और उसकी शादी होने वाली थी और बारात के ठीक 1 दिन पहले उस बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। तो क्या इसे आप संविधान की सुरक्षा कहेंगे, संविधान का संरक्षण कहेंगे? आज इसी सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और पहला सवाल यही है कि मोदी जी की चिट्ठी को आप किस रूप में देखते हैं? हर जगह उन्होंने मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे से बड़ा संविधान संरक्षक कोई नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ। हाँ। जी। हाँ, जिसको भी मैं करने की बहुत आदत है, उसको भारत के संविधान जहाँ से शुरू होता है वही पढ़ लेना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, उसमें मैं भारत का नागरिक नहीं लिखा हुआ है। तो जो चीज हम भारत के लोग 140 करोड़ लोगों की चीज है, उसमें मैं अपने आप को खोजना शुरू करूं या अपने आप को वहां पर हाईलाइट करने की कोशिश करूं, तो इसका मतलब है कि या तो
आपने संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है, या तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उस संविधान को दूसरों को गलत ढंग से पढ़ा रहे हैं। यही दो में से एक होता है। संविधान हम भारत के लोक का होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। लोक जो होता है वो अपने आप में एक यूनिवर्सल इकाई होती है, सार्वत्रिक इकाई होती है। ना उसमें पुरुष महिला होता है, ना उसमें अमीर गरीब होता है, ना उसमें जात पात होता है, ना उसमें हिंदू मुसलमान होता है। तो मुझे बताइए कि जो सरकार केवल 80 करोड़ लोगों को ही राशन देती है और बाकी 60 करोड़ लोगों को नहीं देती, जो बिहार के 1.5 करोड़ महिलाओं को तो 10,000 देती है, बाकी के 6 करोड़ लोगों को नहीं देती, जो धन्ना सेठ अडानी के का कोर्ट सम्मन आता है तो उसको तो रोक लेती है, पर सोनम वांगचुक को पकड़ के रखती है कोर्ट के नाम पर, वो संविधान के अनुसार चल रही है या अपने बनाए हुए कानून के अनुसार ज्यादा चल रही है? मुझे तो लग रहा है उन्होंने कुछ कानून बना लिया है और उस आड़ में उसको संविधान का नाम दे रहे हैं, क्योंकि कानून अलग होता है, संविधान अलग होता है। संविधान लोक के अधिकतम अधिकार और सरकार के न्यूनतम अधिकारों का दस्तावेज होता है। लेकिन होता यह है कि सरकार को लगता है कि लोक अगर ताकतवर हो गया तो खतरा हो जाएगा, इसीलिए सरकार कानून बनाती है। और कानून जो होता है वो तंत्र के अधिकतम अधिकार और लोक के न्यूनतम अधिकार का दस्तावेज होता है। इसीलिए अगर कानून के अंतर्गत सरकार किसी हेमंत सोरेन या केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है तो बिना जमानत मांगे भी कोर्ट उसी केजरीवाल या सोरेन को संविधान के तहत छोड़ता भी है। और सिर्फ ये बात नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड इन्होंने एक कानून बनाया था, सब कोर्ट ने क्या कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो कानून है भले वो कानून है लेकिन असंवैधानिक है, इसका मतलब कानून गलत है। तो होता यह है नीलीव जी की जो तंत्र धूर्त होता है, धूर्त तंत्र हमेशा अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को, लोक को कर्तव्य का उपदेश देते रहता है। आज जो आपने अभी बताया कि भारत के प्रधान जी ने जो जो किया था वो एक बहुत अच्छा उपदेश था, वो एक अच्छा प्रवचन था। प्रवचन का मतलब क्या होता है? परवचन, मुझे कुछ करना नहीं है, केवल आपको अच्छा अच्छा बात सुना देना है। तो मुझे ये बताइए कि धूर्त तंत्र जो है वो तो हमेशा अपने अधिकारों को बढ़ाते हुए लोग को कर्तव्य का उपदेश देता रहता है, ताकि लोग क्या करे, बेचारा जो शरीफ लोग है वो अपने अधिकारों को तो सोचता नहीं है, अधिकारों के प्रति उदासीन हो जाता है। और तंत्र का जो उपदेश है, तंत्र का कर्तव्य का उपदेश है, वो काम करना शुरू करता है और एक बीएलओ के तरह कर्तव्य का काम कर्तव्य करते करते बलिदान हो जाता है। आप जो बीएलओ की बात कर रही हैं वो किस चीज में अपनी जान गंवाया? कर्तव्य करने में ही तो जान गंवाया। तो होता यह है कि तंत्र का काम, जबकि बीएलओ को तो मरने का अधिकार नहीं है, किसी कानून के अंतर्गत बीएलओ को अपना कर्तव्य करते हुए मरना है ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, उल्टा संविधान में तो लिखा है हर आदमी को जीने का हक है। तो भारत की सरकार को कोई एक बीएलओ को जीने का अधिकार देना ज्यादा महत्वपूर्ण था, या किसी कानून के अंतर्गत कोई कर्तव्य करने के चक्कर में उसका बलिदान लेना महत्वपूर्ण था? तो तंत्र का काम तो होता है हर नागरिक को सुरक्षा देना। तो सुरक्षा कहाँ दी जा रही है? आप अगर भारत का एनसीआरबी का रिपोर्ट देखिए तो पिछले 10 साल में भारत में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं, बच्चों पर अपराध बढ़ रहे हैं, दलितों पर अपराध बढ़ रहे हैं। तो तंत्र को संविधान के अनुसार नागरिकों की रक्षा करनी थी, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, इसीलिए धूर्तता कर रहा है। वो जो शरीफ लोग है, शरीफ नागरिक है, उसको कर्तव्य का पाठ पढ़ा दे रहा है। अब बेचारा वो कर्तव्य करते करते फतेहपुर का बीएलओ स्वर्ग सिधार जा रहा है। तो संविधान की आड़ में अगर कानून को मानना शुरू करेंगे, तो संविधान की आड़ में कानून मानेंगे तो करना होगा धीरे धीरे लोकतंत्र को बाय बाय, क्योंकि केचुआ बाप लोकतंत्र को खाएगा। आईएएस की बेटी एफआईआर करवाएगी और नागरिक बीएलओ बेचारा शादी के बदले स्मशान घाट में पहुंच जाएगा। तो तंत्र को, आपको ये जो तंत्र है ये एक बहुत बड़ी, इस देश में शरीफ लोग के ऊपर धूर्त तंत्र एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वो अपने काम तो नहीं कर रहा, अपने कर्तव्य नहीं कर रहा है, आपको कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहा है और आपको अपने अधिकारों के प्रति उदासीन बना के रख रहा है। तो तंत्र होता यह है कि तंत्र के अगर निर्णयों को आप प्रश्न करेंगे तो धीरे धीरे शासन को वो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि हमें पता है इन्होंने पहले 3 किसान कानून बनाए थे, किसानों ने कहा कि ये कानून गलत है, तो एक दिन अचानक 10 साल बाद बोला कि ठीक है हम वापस ले लेते हैं। इसका मतलब कानून बनाने का अधिकार तो अपने ही पास रख लिया। तो होता यह है कि अगर आप तंत्र के निर्णयों पर प्रश्न करेंगे तो घुमा फिरा के आप उस तंत्र का निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाते चले जाएंगे। शासन को निर्णय लेने का अधिकार, शासन का जो निर्णय लेने का अधिकार है ना, उसी पर प्रश्न करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज 2 लोगों का नाम लिया आपके ट्वीट में, आपने बताया गुरु तेग बहादुर और बिरसा मुंडा। ये दोनों ने क्या किया था? अंग्रेजों या मुगलों का जो गलत कानून था उसको नहीं माना, उसके लिए बलिदान दे दिया। तो अंग्रेजों का भी तो कोई कानून था, अंग्रेजों का भी तो कोई कानून था। बिरसा मुंडा ने बोला हम नहीं मानेंगे आपका कानून।
मुगा औरंगजेब का भी तो कोई कानून था। गुरु तेग बहादुर ने बोला हम नहीं मानेंगे आपका कानून। तो अगर कानून जो है वो कानून न्यायपूर्ण नहीं होकर अन्यायपूर्ण हो जाता है, तो लोक का काम होता है उस अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ लोग तंत्र को कहना कि तुम ये कानून नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए भारत का ये बहुत अच्छा लगा मुझे, भारत के प्रधान जी ने बहुत कुछ कहा। तो भारत के संविधान में तो सत्ता विकेंद्रीकरण है। आप पहली धारा पढ़िए, भारत राज्यों का संघ है। भारत तो राज्यों का संघ है, तो भारत अगर राज्यों का संघ है तो राज्यों की ताकत बढ़नी चाहिए ना। इधर हो क्या रहा है, भारत में पिछले 10 साल में राज्यों की संख्या घटी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ी है। जम्मू और कश्मीर पहले एक राज्य होता था, आज 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। परसों हमने देखा चंडीगढ़ को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली अपने आप में एक ढंग से राज्य चल रहा था, कानून एक लाया और उसका उसका मुख्यमंत्री और पूरा सदन का ताकत खत्म कर दिया। तो आप अगर सच में संविधान को मानते हैं, तब तो संविधान सत्ता विकेंद्रीकरण की बात करता है। धारा 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, तो भारत अगर राज्यों का संघ है तो भारत में राज्य बढ़ने चाहिए थे। भाजपा की सरकार में केंद्र शासित प्रदेश बढ़ रहे हैं और राज्य घट रहे हैं। दूसरा, 73वां और 74वां संशोधन भारत के संविधान का क्या कहता है कि ग्राम सभा को आप विधायी अधिकार दीजिए। आपने आज तक क्या दिया साहब? पिछले 10 साल में ग्राम सभा को यह भी अधिकार दिया कि ठीक है भाई, अपनी गांव की नाली तुम बना लो, उसमें हम नहीं पड़ेंगे। ये तो शौचालय तक बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। गांव का शौचालय जो कि ग्राम सभा को बनाना है, वो भी प्रधान जी अगर पहुंच गए, इसका मतलब सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ मुझे ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री ने इस चिट्ठी में अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की है और आर्टिकल 51A का उन्होंने जिक्र किया, और जिसको लेकर जयराम रमेश का एक ट्वीट आया अभी, और उसको मैं दिखाना चाहती हूँ। उस ट्वीट को प्ले करिएगा सागर, आप बैक स्टेज में हैं। दैट प्राइम मिनिस्टर हैज रिमाइंडेड अस दैट सिटीजंस मस्ट फुलफिल देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज। पार्ट 4A, Article 51A of the Constitution relates to fundamental duties and has enumerated 11 of them. ये संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल 51A पार्ट 4, जिसमें कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई है। बट जयराम रमेश ये लिखते हैं, बट इज द प्राइम मिनिस्टर fulfilling even his own fundamental duties as a citizen and leader? These are at least 4 of these fundamental duties to which Prime Minister's commitment is demonstrably suspect. कौन कौन सी है ये देखिए। Number 1, abiding by the Constitution and respecting its ideals and institutions. दूसरा, cherishing and following the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. तीसरा, promoting harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional, or sectional diversities, and developing scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ये 4 ड्यूटीज को लेकर सवाल खड़े किए हैं जयराम रमेश ने, और जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी तो निभा नहीं पा रहे, तो दूसरों को ये बात तो कैसे कह सकते हैं? क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? और इस पर क्या कहा जाए कि क्या प्रधानमंत्री की चिट्ठी केवल एक ढकोसला है, ढकोसला, एक पाखंड और एक झूठ का पुलिंदा? जी सिद्धार्थ, अनम्यूट कर लीजिएगा। सिद्धार्थ, आप म्यूटेड हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल से इसको ढकोसला कहेंगे तो थोड़ी बहुत हम गलतफहमी में चले जाएंगे। ये ढकोसला नहीं है, ये लोगों के बीच में लोगों को एक गलत राह पर भेजने की कोशिश है। लोगों को अपने अधिकारों से वंचित करके उनको अपने कर्तव्यों की याद दिलाना है। मुझे बताइए कि अगर आप कुछ कह रहे थे साइंटिफिक टेम्पर, तो साइंटिफिक टेम्पर अगर किसी देश का होगा तो उसके प्रधान जी अपने पायलट को कहेंगे क्या कि रेडार बहुत, बादल बहुत है, रेडार नहीं दिखेगा, आप हवाई जहाज लेके चले जाओ? ये कौन सा साइंटिफिक टेम्पर है? आप अगर कहेंगे कि सबके बीच में फ्रेटर्निटी रहनी चाहिए, तो आप लोगों को एक तरफ तो आप कपड़ों से पहचानेंगे, कभी श्मशान और कब्रिस्तान करेंगे, तो फिर आप फ्रेटर्निटी वहां पर कैसे लाएंगे? तो ये सबको सबको पता है। तो भाजपा इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गई है कि एक तो सबसे पहले संविधान में आपको क्योंकि बहुमत मिला हुआ है, आप सरकार में हैं, तो गलत गलत कानून बना दो। सबसे पहला नियम होता है, कोई भी कानून होता है वो न्यायपूर्ण कानून होना चाहिए। अन्यायपूर्ण आप कानून नहीं बना सकते। आप अगर अन्यायपूर्ण कानून बनाएंगे
तो कोर्ट तक वैसे अन्यायपूर्ण कानून को रद्द कर देगा। उदाहरण के लिए मैंने पहले ही कहा, इन्होंने एक इलेक्टरल बॉन्ड कानून बनाया, कानून के अंतर्गत क्या कहते हैं, सदन में पास हुआ, उसके अंतर्गत इन्होंने पैसा लिया, लेकिन कोर्ट में अंत में क्या कहा कोर्ट ने? अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये संविधान सम्मत नहीं है। इसका मतलब ये इलेक्टरल बॉन्ड का केस बताता है कि ये सरकार जानबूझ के संविधान के नाम पर गलत अन्यायपूर्ण कानून लाती है और लोगों को कहती है कि कानून के मानने का मतलब है संविधान मानना। संविधान मानना और कानून मानना अलग अलग है। संविधान के अंतर्गत आप अगर गलत कानून बनाते हैं तो गलत कानून को माना नहीं जाता है। गांधी जी ने जिस समय भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, या पूरे उस समय जितने भी लोग लड़े, भगत सिंह हो या गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, उन्होंने क्या किया? अन्यायपूर्ण कानून जो अंग्रेजों के थे उसको मना किया, क्योंकि तंत्र हमेशा हमको एक ध्यान में रखना होता है कि लोकतंत्र दो शब्दों का जोड़ है, लोक और तंत्र। मुझे ये बताइए, लोक का तंत्र होगा या लोक के लिए तंत्र होगा? लोक का तंत्र होगा ना, जो सिस्टम है वो लोगों के लिए होगा। यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया है, लोक के लिए तंत्र, मतलब लोक को कंट्रोल करने का सिस्टम बनाया है। तो अंग्रेजों ने भी यही किया था, क्योंकि संख्या में तो लोक बड़ा होता है और तंत्र हमेशा छोटा होता है। अंग्रेज कितने थे इस देश में? 20,000 थे। भारतीय कितने थे? 30 करोड़ थे। तंत्र उनके पास था, उस तंत्र के आधार पर वो 30 करोड़ लोगों के ऊपर राज कर रहे थे। तो उस समय के जो हमारे भारत के आजादी के आंदोलन वाले थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो श्री अरविंद घोष हो, उन्होंने क्या किया कि आपने ये जो गलत कानून हम पर थोप के रखे हैं ना, ये कानून हम नहीं मानेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं एक राहुल गांधी का भी ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मोदी जी ने तो चिट्ठी लिखी जिसका एक बहरूपियापन नजर आता है कि वो करते कुछ है, बोलते कुछ है, दिखाते कुछ और है और अंदर कुछ और रखते हैं। राहुल गांधी की भी दिखाती हूँ और उसके बाद फिर डिस्कशन करेंगे। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, उसमें राहुल गांधी की एक तस्वीर है संविधान को लिए हुए, उस तस्वीर को भी मैं दिखाऊंगी। और उन्होंने लिखा है कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है। वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर हो, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा। संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच है, उनकी शक्ति है और हर एक नागरिक की आवाज है। उसके बाद भी वो लिखते हैं, जब तक संविधान सुरक्षित है, हर भारतीय के अधिकार सुरक्षित हैं। आइए हम प्रण ले कि हम संविधान पर किसी भी तरह का आक्रमण नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है और इस पर होने वाले हर प्रहार के सामने सबसे पहले खड़ा रहूंगा। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय संविधान। अ, फर्क क्या नजर आ रहा है आपको राहुल गांधी और मोदी जी? राहुल गांधी का एक ट्वीट है और मोदी जी की एक चिट्ठी है लंबी चौड़ी। क्या कहेंगे, दोनों में फर्क क्या है? हाँ, सबसे पहले तो फर्क है कि जो पहली वाली चिट्ठी है उसमें मैं ज्यादा है, जबकि दूसरी वाली जो चिट्ठी है उसमें मैं नहीं है, हम है। तो भारत का संविधान अगर हम भारत के लोग से शुरू होता है, मैं भारत का आदमी से नहीं शुरू होता, तो मैं और हम में जहां ही अंतर आ जाता है वहीं आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी जो हैं उनको संविधान की समझ ज्यादा है। बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसको संविधान की समझ तो उतनी ही ज्यादा है, लेकिन उसने संविधान को ट्विस्ट किया है, संविधान की आड़ में गलत काम करने जा रही है। आप जो कह रहे थे कि इस तरह का पत्र कोई पाखंड है क्या, तो मेरे ख्याल से ये पाखंड कम है, धूर्तता ज्यादा है। ये लोगों को संविधान के नाम पर भ्रम में डालना है, लोक की अधिकार की गारंटी कम करनी है, लोक के जितने भी अधिकार है वो अधिकार कम करने हैं और तंत्र की ताकत बढ़ानी है। तो तंत्र की ताकत आप कैसे बढ़ाएंगे? संविधान को तो आप बदल नहीं सकते, क्योंकि संविधान तो जिस समय बन गया है उस समय बन गया है, उसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कोई बदल नहीं सकता। किसी को ये भाजपा के इकोसिस्टम को अगर ये गलती है ना कि 400 पार 500 पार आ जाएगा तो हम भारत का संविधान बदल देंगे, तो वो इस गलत फहमी से निकल जाएं। 1973 में भारत में केशवानंद भारती करके जजमेंट आया था, 13 जजों की खंडपीठ थी, भारत का सबसे बड़ा बेंच था। उसने कहा कोई भी सरकार आए, कोई भी कानून वो बदले, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूल संरचना में आप हाथ नहीं लगा सकते। मतलब आप 300-400 पार नहीं, आप 500 पार भी आ जाइए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत के इतिहास में
राजीव गांधी की जो सरकार थी उसको 3/4 बहुमत था, 425 सीटें थी। उन्होंने भी संविधान में परिवर्तन नहीं किया, नहीं तो राहुल राजीव गांधी बड़ा अच्छे से कर सकते थे ना। इतना बहुमत है, भारत से लोकतंत्र खत्म कर देते हैं, अब मैं ही जीवन भर प्रधानमंत्री रहूंगा। पाकिस्तान में ऐसा ही होता है ना, पाकिस्तान में हर नया शासक जो आता है वो संविधान बदल देता है, कहता है इसके बाद मुशर्रफ आए, कहे कि अब आपके बाद से हम मुशर्रफ जब तक रहूंगा मैं ही रहूंगा। एक दिन 10 साल रहे, 15 साल रहे, एक दिन दूसरा कोई आया, मुशर्रफ को फेंक दिया और बोला कि चलो मुशर्रफ को फांसी देना ही वही एक क्या कहते हैं संविधान है, आज के बाद से हम रहेंगे। तो भारत में तो इस तरह का नहीं हुआ। जिस समय राजीव गांधी को इस देश में 425 का बहुमत था, वो भी उस बहुमत होते हुए भी अपनी सत्ता को हमेशा के लिए कायम उन्होंने क्यों नहीं किया? वो तो कर सकते थे, उनके पास तो बहुमत था। संविधान संशोधन अगर इतना आसान है तो भारत के जितने भी बीजेपी इकोसिस्टम के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी इकोसिस्टम बहुत कुछ बातें बोलता है, कुछ कोई कहता है अखंड भारत, कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कहता है कि परसों हमने देखा कि कहीं पर इन्होंने किसी मंदिर वंदिर में झंडा फहरा दिया था, तो किसी अच्छे खासे एंकर ने, टीवी के मीडिया पर्सनैलिटी ने लिख दिया कि वेलकम टू द सेकंड रिपब्लिक। अब सेकंड रिपब्लिक क्या होता है? भारत में एक ही गणराज्य एक होता है, कई गणराज्य थोड़े होते हैं, तो सेकंड रिपब्लिक क्या होता है? तो ये जो बीजेपी का इकोसिस्टम आपको किसी को भी गलतफहमी में डाल रहा है, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में 300 पार नहीं, 400 पार नहीं, 500 पार भी किसी को आ जाएगा तो भारत के संविधान की मूल संरचना में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता। सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास बहुमत है, इसीलिए मैं कहूं कि अभी दिन नहीं है रात है, ये तो उल्लुओं का राज हो जाता है। उल्लुओं के राज में ऐसा ही होता है, कहते हैं कि उल्लू को दिन में दिखता नहीं है, उसको अंधेरा रहता है, तो जब सूरज उगता है ना तो वो कहता है रात हो गई। तो उल्लू के कहने से कि रात हो गई दुनिया थोड़े मानेगी रात हो गई। तो ये जो गलतफहमी किसी की है कि बहुमत है तो हम दिन को रात बोल देंगे और रात को दिन बोल देंगे, इनको इस गलतफहमी से निकल जाना चाहिए। भारत के संविधान को आप नहीं बदल सकते। भारत के 13 जज के खंडपीठ ने ये बोल दिया है कि भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते। एक ही तरीके से आप बदल सकते हैं, आप जबरदस्ती लोगों को, जिस तरह से आप आज बुलडोजर चला रहे हैं, आपने तो ढंग से अरविंद केजरीवाल और हेमंत को सोरेन को तो आप 6 महीना अंदर नहीं रख सके, तब तक तो कोर्ट ने दोनों को छोड़ दिया, कहा कि बेल नहीं भी मांगा तो छोड़ दिया। आप मुझे बताइए 140 करोड़ लोगों के देश को ये दादागिरी से कंट्रोल कर सकते हैं क्या? इसलिए गलतफहमी हट जाए, आपके पास एक ही रास्ता बचा है, दादागिरी करना, और आप 140 करोड़ लोगों के साथ दादागिरी नहीं कर सकते। अंग्रेज नहीं कर पाए, आप क्या कर पाइए? नहीं, आप ही की लाइंस पर एक ट्विटर हैंडल है जो शांतनु नाम का, उसने लिखा है कि मोदी जी चिट्ठियां लिख रहे हैं संविधान दिवस पर, लेकिन वो खुद संविधान को मिटाने की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी। और उन्होंने कहा था कि अरे हम 400 सीटें लोकसभा में लाएंगे, हम तो 400 पार करेंगे। तो कहां से वो आज संविधान दिवस पर वो चिट्ठी लिख रहे हैं? इस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन मूल रूप से मोदी जी को संविधान का हत्यारा के रूप में देखा जाएगा, या मोदी जी को संविधान के संरक्षक, एक बड़े संरक्षक के रूप में इतिहास की किताबें कैसे याद रखेंगी कि ये अरे मोदी जी वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु गॉट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, मोदी जी इकलौते प्रधानमंत्री जो कि संसद की सीढ़ियों को उन्होंने माथे लगाया। लोग इस तरह से याद करेंगे? कैसे याद किए जी जाएंगे मोदी जी जी, संविधान को लेकर? इंग्लिश में कहावत है कि कोई एक टूल होता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। मान लीजिए एक माचिस है, माचिस का इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। माचिस का इस्तेमाल हो सकता है किसी भूखे के लिए मैं खाना बना के खिला दूं। माचिस का ये भी इस्तेमाल हो सकता है कि किसी गरीब के झोपड़ी के ऊपर माचिस गिरा दूं, उसका घर नष्ट हो जाए। तो संविधान जो होता है वो एक टूल होता है। मेरे ख्याल से मोदी जी को आने वाला इतिहास इस तरीके से याद करेगा कि इन्होंने एक अच्छे टूल का गलत गलत ढंग से बेजा इस्तेमाल कैसे किया, लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कैसे किया। आपके पास एक अच्छी चीज थी, उस अच्छी चीज से आप इस देश के 140 करोड़ नागरिकों का वो दस्तावेज है। वो जब 140 करोड़ नागरिकों का दस्तावेज है तो आप कुछ लोगों को के ऊपर बुलडोजर कैसे चलाएंगे, कुछ लोगों को जेल में डालेंगे, कुछ लोगों को बाहर कैसे रखेंगे, सोनम वांगचुक को जेल में रखेंगे और अपने ब्रिजभूषण शरण सिंह को खुला छोड़ देंगे। पीएमएलए का केस हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर होगा तो उसको जेल में डालेंगे, और पीएमएलए का ही केस, ईडी का ही केस है हेमंत बिश्व शर्मा पर होगा तो आप उसको छोड़ देंगे, उनको बना देंगे मुख्यमंत्री। तो ये जो आप संविधान नाम के उपकरण का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के भलाई के बदले उस माचिस से आप किसी का खाना बनाने के बदले किसी का घर जला रहे हैं, तो ये यहाँ पर याद किया जाएगा कि इन्होंने संविधान में जो हम भारत के लोग हैं, लोक का मतलब एक यूनिट है, वो एक यूनिवर्सल इकाई है,
वो इकाई को इन्होंने कैसे तोड़ा और तोड़ के उसमें से अलग-अलग टुकड़े कैसे किए कि किसी को हम राशन दे के अलग करेंगे, किसी को हम महिलाओं को 10,000 का बहाना दे के अलग करेंगे। तो आपने एक समूचे चीज़ को एक क्या कहते हैं, एक पूर्ण चीज़ को आपने चाकू मारा, आपने काटा, इस तरीके से याद किया जाएगा क्योंकि संविधान जो होता है, फिर से मैं कह रहा हूँ, वो शुरू ही होता है हम भारत के लोग से। वो किसी एक व्यक्ति का दस्तावेज नहीं है। वो भारत के हर नागरिक को जीने का अधिकार देता है। वो भारत के हर नागरिक को कुछ भी काम करने का अधिकार देता है। वो भारत के हर नागरिक को संपत्ति का अधिकार देता है। वो भारत के हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। अगर आपका संपत्ति का अधिकार है, तो आपके प्रॉपर्टी के ऊपर बुलडोजर कैसे चल सकता है? आपको अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आप ट्विटर पर या फेसबुक पर आप कुछ डालेंगे तो आपको जेल कैसे हो सकती है? आपको अगर जीने का अधिकार है, तो इस देश में महिलाएं, बच्चे और दलितों के ऊपर क्राइम कैसे बढ़ रहे हैं, उनके मर्डर कैसे बढ़ रहे हैं? तो ये सब चीजें जो हैं, जो संविधान में हैं, उसको इन्होंने बाईपास किया। इन्होंने संविधान की आड़ में गलत-गलत कानून बनाए, अन्यायपूर्ण कानून बनाए। अन्यायपूर्ण कानून बना के उस कानून के अंतर्गत जुडिशियरी को भी ओवरलोड किया। तो जुडिशियरी सच अच्छा निर्णय देने में भी उसको हेमंत सोरेन और केजरीवाल को 6 महीने तक उसको जेल में रखना पड़ता है। तो 6 महीना किसी का बर्बाद तो किया आपने। जुडिशियरी ने अच्छा जजमेंट दिया, लेकिन प्रोसेस इज द पनिशमेंट करने की इन्होंने जो कोशिश की है, तो इनको याद इसीलिए किया जाएगा कि इन्होंने संविधान की आड़ में गलत कानून बनाए और लोगों के को भ्रम में रखा कि मेरा कानून ही संविधान है। कानून अलग होता है, संविधान अलग होता है। संविधान हमेशा नागरिकों का दस्तावेज होता है, कानून हमेशा सरकार का दस्तावेज होता है। सरकार अपने दस्तावेज को आपके ऊपर थोपती है, आपको आपको अपने कर्तव्य याद दिलाती है और खुद अपने अधिकार बढ़ाते रहती है। तो ये तो गलत है ना भाई। तुम अपने अधिकार तो बढ़ाओ और मुझे कर्तव्य का उपदेश दो। इसके चलते तुम तो बैठ जाओगे केंचुआ का हेड बन के, तुम्हारी बेटी तो बन जाएगी आईएएस ऑफिसर, तुम्हारे अधिकार तो बढ़ जाएंगे, और जिसको तुम उपदेश दिए हो कर्तव्य का, वो बीएलओ बेचारा बारात के बदले स्मशान में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचा भाई? क्योंकि अपना कर्तव्य कर रहा था। तो ये जो गलत पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो ये जो गलत फहमी लोगों को गलत दिशा में भेजा जा रहा है, एक अच्छी बात करके लोगों को गलत दिशा में भेजा जा रहा है। मेरे ख्याल से इतिहास, आने वाला इतिहास इनको इसलिए याद करेगा कि इन्होंने एक अच्छी चीज को किस तरह तरीके से गलत भेजा इस्तेमाल किया, इस पर इन्हें याद किया जाएगा। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।